हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एडमिशन ले चुके हैं और अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसकी क्लास मैंने न्यू बैच 2024-25 की शुरू कर दी है। उसके अलावा चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप अपने बीए में पढ़ते हैं या आपके कोई फ्रेंड पढ़ते हैं, तो उन सभी को बता दीजिए कि सक्सेस मास्टर पॉइंट पर न्यू बैच की क्लास शुरू हो चुकी है और आपका पूरा न्यू सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम से पहले आपके लिए 10 से 15 हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 3 हमने पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है समाज शास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं, जिसमें आपको पढ़ना है समाज के बारे में, समुदाय के बारे में, संस्थाएं के बारे में, संघ के बारे में, सामाजिक समूह के बारे में, मानव और पशु समाज के बारे में, समाज क्या होता है, उसकी विशेषता, अर्थ, कार्य, सारी चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। समुदाय के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। जो यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1 है उसमें हमने समाज और समुदाय को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और आज की वीडियो में हम संस्थाएं और संघ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। संघ को समिति भी कहा जाता है। तो संस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, कार्य और संघ यानी समिति का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको इतने अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ा दूंगी कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, आप इजीली अपने सभी आंसर को लिख लेंगे। और अगली वीडियो में सामाजिक समूह और मानव और पशु समाज को पढ़ा जाएगा। तो बस 2 टॉपिक आपके बचेंगे जो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आखिर समझते हैं ये संस्था है क्या। देखिए, संस्था का अर्थ समझिए। संस्थाएं वे कार्य प्रणालियाँ हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समितियाँ या संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। संस्था के द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त भी होती है। कार्य प्रणालियाँ या नियमों की व्यवस्था होने के कारण ही जो संस्था होती है वो अमूर्त होती है, ये याद रखिएगा। संस्था की परिभाषा देखते हैं। बोगार्डस के अनुसार बहुत बड़े विद्वान थे, ये समाजशास्त्री थे। उन्होंने संस्था के बारे में लिखा है कि एक सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों के द्वारा व्यक्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है, जिसमें व्यक्तियों की पूर्ति की जाती है, व्यक्तियों की जो आवश्यकता होती है, जो नीड होती है, उसको पूरा किया जाता है संस्था के द्वारा। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको संगठित किया जाता है। ये कौन कह रहा है? ये बोगार्डस कहते हैं। अगली डेफिनेशन है मैकाइवर एवं पेज के अकॉर्डिंग। ये लिखते हैं कि कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप या दशाओं को संस्था कहते हैं, जो समूह की सामूहिक क्रियाओं की विशेषता है। ये दोनों डेफिनेशन इजी है, इसलिए मैंने नोट कर दिया है, आप इनको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आप बिल्कुल इसी तरह से लिखा कीजिए जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ वीडियो में। अर्थ लिख के, फिर परिभाषा लिख के या विद्वानों की परिभाषाओं को ज़रूर मेंशन किया कीजिए। अगला टॉपिक है संस्था की विशेषताएँ। एग्ज़ाम में जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कहेगा कि संस्था का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए संस्था की विशेषताओं और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको 500 शब्दों में या फिर 200 शब्दों में पूछेगा सेक्शन बी में, तो देना होगा। अलग से पूछेगा तो संस्था की 4 विशेषताएं बताइए, तो आपको एकदम छोटे छोटे में अति लघु में लिखना होगा। लॉन्ग में पूछेगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। और संस्था को परिभाषित करने के लिए कहेगा अति लघु में, तो आप ये 2 डेफिनेशन बस लिख दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसी तरह से आपको हर टॉपिक पर अपना आंसर लिखना होगा, जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ। संस्था की पहली विशेषता है एक विचार। देखिए, संस्था का जो विकास है वो एक विचार से ही शुरू होता है और यही विचार धीरे धीरे व्यक्तिगत आदतों एवं जन रीतियों में परिवर्तित होते हुए संस्था का रूप ग्रहण कर लेता है। देखिए, संस्था ऐसे ही नहीं बन जाती, पहले एक विचार होता है, जो विचार धीरे धीरे आदत और जन रीतियों में बदलता है, तब जाके वो संस्था का रूप लेता है। एक बार में कोई भी संस्था बनकर खड़ी नहीं हो जाती।
एक विचार होना ज़रूरी है। संस्था की दूसरी विशेषता है उद्देश्य। संस्था की जो उत्पत्ति है कभी भी बिना उद्देश्य के नहीं होती। देखिए, जब भी कोई संस्था स्थापित की जाती है समाज में तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस होता है, यानी कि उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के संस्था खोली ही नहीं जा सकती। उद्देश्य का होना ज़रूरी है, तभी संस्था का निर्माण किया जाएगा। हर संस्था के स्थापना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। जब भी कुछ लोग इकट्ठा संगठित होते हैं, संस्था की स्थापना करते हैं, तो उनका कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वो संस्था की स्थापना करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग संस्थाओं के जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि समाज में, पूरी दुनिया में क्या एक संस्था है? नहीं, हाँ, बहुत संस्थाएं होंगी। एक समाज के अंदर कितने 100 लाख, मतलब लाख में भी हो सकती हैं। मतलब संस्था एक नहीं होती, हर समाज में आपको देखने को मिलेगी। एक नहीं, हज़ारों मिलेंगी हर समाज में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर संस्था का उद्देश्य एक जैसा ही हो। उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, मगर उद्देश्य होना ज़रूरी है, तभी इसका स्थापना होगी। और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही संस्था का अस्तित्व बना रहता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संस्था का अस्तित्व बनाए रखते हैं। संस्था की तीसरी विशेषता है विरासत। देखिए, संस्था का विकास सरलता से नहीं होता है, बल्कि इसका विकास एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और एक पीढ़ी की जो कार्यप्रणालियाँ होती हैं वो उसका अनुभव अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित हो जाता है। एक पीढ़ी ने जो काम किया, जो उनकी कार्यप्रणाली रही होंगी, वो जब उनकी दूसरी पीढ़ी आएगी तो उनका अनुभव, उनका सारी चीज़ों को समझकर उस हिसाब से अपने कार्यप्रणाली को करेगी, अपने कार्यों को करेगी। तो इसी कारण प्रत्येक संस्था का अलग अलग इतिहास होता है, क्योंकि हर संस्था के जो एक पीढ़ी ने काम किया उसका अनुभव दूसरी पीढ़ी तक पहुंचेगा। तो हर संस्था का अपना अलग अलग इतिहास होता है। चौथा है नियमों की संरचना। देखिए, प्रत्येक संस्था के कुछ कार्य करने के भी कुछ निश्चित तरीके या कार्यप्रणालियाँ होती हैं। देखिए, कोई कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, वो भी समाज में एक संस्था के रूप में ही काम करती है, जो लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करती है। हर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, तो क्या है, लोगों की, समाज में रहने वाले लोगों की क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो हर संस्था का अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, नियम होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग ही वो संस्था जो है काम करती है और उसकी रक्षा होती रहती है उसी के थ्रू। और इन्हीं कार्यप्रणालियों को क्या कहा जाता है? संस्था कहा जाता है। पांचवा है प्रतीक। पांचवी विशेषता है प्रतीक। प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है जिसके द्वारा हम उस संस्था को जानते हैं। उसका कोई ना कोई नाम होता है, कोई सिंबल होता है जिसके थ्रू हम उसको पहचानते हैं। अब देखेंगे संस्था के कार्य। देखिए, पहला कार्य है कि मनुष्य के व्यवहार तथा आचरण को वो मार्गदर्शन करती है। आप इसको याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, आप इसको हेडिंग के थ्रू बना सकते हैं, हेडिंग निर्देशन डाल सकते हैं या मार्गदर्शन डाल सकते हैं संस्था के कार्य में, और आप एक्सप्लेन कीजिएगा उसमें कि जो संस्था है मनुष्य के व्यवहार तथा आचरण को एक विशेष दिशा की ओर मार्गदर्शन करती है। दूसरा कार्य है संस्था का कि मनुष्यों के व्यवहार तथा आचरण में अनुरूपता भी पैदा करती है। तीसरा कार्य है संस्कृति का संक्रमण होता है। देखिए, संस्था जो है सामाजिक विरासत के रूप में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है, अतः इसके द्वारा संस्कृति का संक्रमण का भी कार्य होता है। चौथा कार्य है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संस्था के द्वारा होती है और उसी के अनुरूप संस्था का भी निर्माण होता है। और हर संस्था का अलग अलग काम होता है और वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो ये संस्था के कार्य हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा। एग्जाम में कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला आपका है टॉपिक यूनिट नंबर 3 में संस्था के बाद संघ, जिसको समिति भी कहा जाता है। संघ कहिए या समिति, तो आप समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, समिति क्या होता है, समिति का अर्थ, विशेषता, परिभाषा सब इसमें हम समझ लेते हैं। देखिए, समिति का अर्थ होता है, हम इसको एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। गिलिन महोदय के अनुसार इन्होंने लिखा है कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही गठित होता है।
समाज के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, वो लोग एक समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं और कुछ न कुछ उनका उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो एक समूह बनाते हैं, आपस में एकजुट होते हैं और समिति का निर्माण करते हैं तथा कुछ मान्य या अनुमोदित कार्य प्रणालियों एवं व्यवहारों द्वारा वो संगठित होता है। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य या धार्मिक संघ, श्रमिक संघ आदि समिति ही कहे जाएंगे। देखिए, परिवार भी समाज के लिए एक समिति है या संघ है, ऐसे फैमिली रहती है। तो इसी तरह से बहुत सारे संघ हैं कि राज्य है, धार्मिक संघ है, श्रमिक संघ है, तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिससे वो संगठित होते हैं, वो समिति कहलाता है। बोगार्ड्स के अनुसार समिति की डेफिनेशन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना है। समिति का मतलब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपस में लोग मिलकर काम करते हैं, ये बोगार्ड्स महोदय कहते हैं। और समिति का अर्थ या परिभाषा पूछेगा, आप ऐसे ही अर्थ लिख के इस तरह से परिभाषा लिखिएगा। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार डेफिनेशन है, किसी एक या अनेक समाज समान, यहाँ पे देखिए समान है, किसी एक या अनेक समान स्वार्थों की प्राप्ति के लिए संगठित समूह को समिति कहते हैं। क्योंकि अगर 10 लोगों ने मिलकर समिति का निर्माण किया, हम समझ रहे हैं उदाहरण के द्वारा, तो उन 10 लोगों का जो स्वार्थ होगा वो समान यानी एक जैसा होगा, उनका उद्देश्य एक होगा, तभी तो वो मिलकर काम कर पाएंगे। अगर 10 के ख्याल 10 तरह हो, 10 उद्देश्यों के आदमी मिलकर काम कर लेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखते हैं समिति की विशेषताएं, जिसमें पहला है मनुष्यों का समूह। मनुष्यों का समूह का मतलब समिति मनुष्यों का तो ही समूह है। समिति का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह से होता है, जिसमें संगठन होता है। संगठन होने के आधार उद्देश्यों की समानता है, क्योंकि उद्देश्य एक जैसे हैं तभी लोगों ने ग्रुप बना लिया है। अगर 10 लोगों ने मिलकर समिति बनाई है तो 10 लोगों के उद्देश्य एक जैसे नहीं होंगे, ख्याल एक जैसे नहीं होंगे, काम एक साथ मिलकर नहीं करना होगा, तो वो समिति नहीं बन पाएगी। उद्देश्य एक होना ज़रूरी है। समिति की दूसरी विशेषता है निश्चित उद्देश्य, यानी कि एक निश्चित उद्देश्य होगा तभी समिति का निर्माण हो पाएगा। किसी भी समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना ज़रूरी है। अगर उद्देश्य न हो तो व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए कभी एक साथ नहीं होंगे और न ही समिति का निर्माण हो पाएगा। तो उद्देश्य जब एक जैसा होगा और कोई ना कोई उद्देश्य होगा, फिक्स्ड और पर्पस होगा, तभी समिति का निर्माण हो पाएगा। तीसरी विशेषता है पारस्परिक सहयोग, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करने की भावना होना। समिति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती है और उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग होना अति आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि समझिए, बात को समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मान लीजिए 10 लोगों ने मिलकर अगर समिति बनाई है तो 10 लोगों जो एक साथ हैं तो एक दूसरे की मदद करने की भावना होनी चाहिए। जब एक दूसरे की मदद ही नहीं करेंगे तो कैसे समिति चल पाएगी। इसलिए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। चौथी विशेषता है मूर्त संगठन। समिति एक मूर्त संगठन है, इसे कभी भी और किसी भी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है। 5वां है ऐच्छिक सदस्यता, यानी समिति की जो सदस्यता होती है ऐच्छिक होता है, यानी मेंबरशिप। अगर समिति का निर्माण किया गया, उदाहरण के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए, 10 लोगों ने मिलकर समिति बनाई है फॉर एग्जाम्पल। अब एक उसमें से इंसान कह रहा है कुछ दिनों बाद, मैं अब नहीं रहना चाहता इस समिति का सदस्य, अब मैं नहीं रहना चाहता, मैं निकलना चाहता हूँ। तो उस पर कोई दबाव या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। वो जब चाहे समिति की सदस्यता को त्यागपत्र दे सकता है और किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिए भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि तुम हमारे समिति के सदस्य बन जाओ। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी मन करे तो आइए वरना मत आइए। सो ये होती हैं समिति की विशेषताएं एंड आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश आपको पसंद है, इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे न्यू चैनल इंग्लिश सीखो को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस उस पर कराई जाती है और इंग्लिश के लिए डेली न्यू वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जिनके थ्रू आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो उसको भी अभी सब्सक्राइब कीजिए।
लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कम्युनिटी में भी आप जाएंगे चैनल की मेरे, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा इंग्लिश सीखो। तो इस तरह की वीडियोस चैनल पे लगातार आती रहेंगी, तो उनके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।